बिल्कुल। मैं आता हूं प्रदीप जी आपके पास। आपने सबकी बातें सुनी और वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, पार्लियामेंट सुप्रीम है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भी नीचे दिखाने की कोशिश। गुस्सा इस बात पे था कि वो एनजैक जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट का कमीशन है उसको उठाकर कचरे की पेटी में फेंक दिया गया था। फिर प्रधानमंत्री भी उस पर बात बोले, लेकिन प्रधानमंत्री बहुत बार चीजें सटल भाषा में बोलते हैं। वो बोलते हैं कि संविधान में वी द पीपल सुप्रीम है, लेकिन उनका वी द पीपल सिर्फ पार्लियामेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं आता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि मेरे द्वारा पास किए हुए बिल्स को वो हाथ भी लगाए या टच भी करे या स्क्रूटनाइज भी करे। संघीय ढांचे में इस बात को बाबा साहब ने देखा था कि हो सकता है कि 550 लोग बैठकर अपने दोनों हाथ उठाकर 1100 हाथ उठाकर कोई भी ऐसा वाहियात बिल पास करवा सकते हैं और हिंदुस्तान के ऊपर कोई ऐसा कानून थोप सकते हैं जो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक तरह से संकट का विषय बन जाए। उसी बात को पहचानते हुए चेक एंड बैलेंस थ्योरी से उन्होंने वहां पर सुप्रीम कोर्ट को पावर दी थी कि तुम स्क्रूटनाइज कर सकते हो लॉज को। लेकिन धनखड़ साहब को पसंद नहीं आता है, मोदी जी को भी पसंद नहीं आता है, और ऐसे प्रयास पहले भी हुए, ऐसी बात नहीं है। कोशिश ये है कि कैसे भी करके पार्लियामेंट को सुप्रीम बना दिया जाए, वो पार्लियामेंट जिसके अंदर आज आधे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर अपराध के मुकदमे चल रहे हैं, हत्या भी है, अपहरण भी है, बलात्कार भी है, ना जाने क्या क्या है। अगर ये कर्णधार हैं तो फिर इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं होना चाहिए? यही हमारे संघीय ढांचे की मूल आत्मा है। प्रदीप चौहान जी, जो भी आप साथ में जोड़ना चाहें। पहले तो आप सभी को नमस्कार, और अगर बीच में मेरा सिग्नल अटक जाए तो माफी चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे यहाँ बर्फ पड़ रही है तो इस वजह से थोड़ा सा सिग्नल कम ज्यादा हो रहा है। देखिए, आपने जो बात कही दिनेश जी, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो कहते हैं ना 303 का हथियार जनता ने इनके हाथ में दिया है। तो जाहिर सी बात है, और अकेली एक संस्था सुप्रीम कोर्ट ऐसी बची है इस वक्त जहां पर वो अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे। और जाहिर सी बात है कि जैसे कहते हैं ना कि बीजेपी आज की डेट में सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन है। अब उस वॉशिंग मशीन की जो वारंटी गारंटी कायम रखने के लिए बहुत जरूरी है कि जो सुप्रीम कोर्ट नाम की संस्था है उसको भी किसी तरह से अपने हिसाब से चलाया जाए। बाकी तो सब ईडी सीडी इलेक्शन कमीशन वगैरह सब हाथ में आ गए, बस एक ये बची है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि 303 की पावर जनता ने उनको दे रखी है 2019 में। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि जो मैंने अभी तक बातें सुनी सारी सब मेरे वरिष्ठ है, अनिल जी की बातें सुनी, आलोक जी की, अमिताभ भाई के साथ तो हमने काम भी किया है, मेरे सीनियर रहे ये। अगर मैं अनिल जी और अमिताभ जी की बात जोड़ूं एक साथ, देखिए क्या हो रहा है इस वक्त संविधान के साथ या गणतंत्र में क्या हो रहा है, ये सब इन लोगों ने खूब कह दिया। मैं इसमें सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगा कि देश के साथ साथ मुझे चिंता इस वक्त अगर देखा जाए तो चिंता बीजेपी पे भी बीजेपी को होनी चाहिए। आप अगर अभी कहीं भी जाइए, क्या नारा लगता है, कहीं आपने रैली में जाइए, कहीं जाइए, बीजेपी जिंदाबाद के नारे नहीं सुनते, आपको मोदी जिंदाबाद के नारे सुनते हैं। ये लार्जर देन लाइफ जो एक कैरेक्टर बन गया है, इसमें सोचना यह है कि अगर जब मोदी नहीं रहेंगे तो क्या जनता फिर बीजेपी में किसी और को इसी लार्जर देन लाइफ इसमें एक्सेप्ट करेगी? अमिताभ जी ने जैसे फिल्मों की बात की, जब अमिताभ बच्चन का दौर चल रहा था, इनके नाम राशि का दौर चल रहा था, लार्जर देन लाइफ एक कैरेक्टर था। उसके बाद जब अमिताभ बच्चन जी हटे तो उसके बाद उस तरह की बहुत फिल्में बनाने की कोशिश की गई, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर, कई कैरेक्टर आए, लेकिन लोगों ने उसको एंग्री मैन जो एक था वो एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद जब कंटेंट आया फिल्मों में, वो फिल्में चलने लगी। इसी तरह से मुझे लगता है कि जो वक्त अभी इस वक्त बीजेपी का चल रहा है, जैसे ही नरेंद्र मोदी हटेंगे उनका हाल उन्हीं हिंदी फिल्मों की तरह होगा जो 80 के दशक में हिंदी फिल्मों जो अमिताभ बच्चन की फिल्मों की कॉपी कर रहे थे। उस हालत में क्या होगा? उस हालत में मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस की जड़ें इतनी मजबूत थी कि वो अभी भी टिका हुआ है। वो पेड़, बीजेपी एक ऐसा पेड़ है जो बाद में उगा है, उसकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं है। वो पेड़ जब गिरेगा तो पूरा जड़ से उखड़ के गिर जाएगा आफ्टर नरेंद्र मोदी। इसलिए मुझे जरूरी है कि हम जो बातें कर रहे हैं वो बातें अगर आप अब हमारे, क्योंकि हम लोग यूट्यूब पे काम करते हैं अब, तो हम यूट्यूब का एक एल्गोरिदम देखते हैं, तो हमारी जो बातें हैं ज्यादातर कौन सुनता है या कौन हमारी बातों में रिस्पॉन्ड करता है, वो एज ग्रुप है जिनकी संख्या, जब आप मतों की बात करते हैं, वोट शेयर की बात करते हैं, कम है। ज्यादा वोट शेयर है 18 से 35 साल का बीच में।
वो जो सारी जनता है, वो जो सारा एक जनरेशन है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलती है। जैसे आलोक जी ने बात की थी कि बीबीसी को चुपचाप सुना जाता था, सुना आज भी जाता है, लेकिन सुनने के जितने और माध्यम है ना, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, वो सब बंद कर दिए गए हैं। अब वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए सिर्फ वही सुनाया जाता है जो सत्ता सुनाना चाहती है। सुनते आज भी हैं लोग, और उस एज ग्रुप को इन्फ्लुएंस करना बहुत आज की डेट में हर पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होता भी है, तो वो उसको फिर जात धर्म में कहीं बांट दिया जाता है। जो मूल मुद्दे हैं, जैसे आज गणतंत्र दिवस की हम बात कर रहे हैं, जब 2014 में आए थे तो सपने दिखाए गए थे कि हमें 1.5 साल दीजिए, 100 दिन दीजिए। वो फिर सपने 5 साल के बेचे गए, फिर 5 साल का पीरियड बढ़ के 10 साल हुआ, 2024 तक का हुआ। अब आपने अगर पिछला 15 अगस्त वाला भाषण सुना होगा प्रधानमंत्री का, तो वो अगले 40-45 साल की बात कर रहे हैं। वो सपने तो वही दिखा रहे हैं, बस उनका पीरियड बढ़ता जा रहा है, टाइम पीरियड। और हम हिंदुस्तानी जो शॉर्ट मेमोरी के मरीज हैं हम लोग, इतिहास से अगर देखें, जो हमने स्कूल कॉलेज में इतिहास पढ़ा है, क्योंकि मेरी 1974 की पैदाइश है, तो मुझे जेपी आंदोलन के बारे में वही पता है जो पढ़ा है मैंने, या जो अपने सीनियर से सुना है। शॉर्ट टर्म मेमोरी की वजह से ये है कि हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि पीछे आखिरकार 2014 में क्या वादे हुए थे। आधे हम में से भी कईयों को नहीं पता होगा, आगे क्या करने वाले, क्या सपने दिखा रहे हैं, हम वो बेचते हैं। देखिए, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, मैं इस वक्त अमिताभ भाई के साथ आज तक में था, मैं पंजाब चंडीगढ़ ब्यूरो में था। तो एक उस टाइम बादल की गवर्नमेंट थी पंजाब में, तो एक उस अकाली लीडर ने बहुत अच्छा कहा था कि नरेंद्र मोदी की एक खासियत है कि वो 100 सपने बेचते हैं, 100 में से 10 पूरे करते हैं, 90 सपने अगले इलेक्शन में बेचते हैं, उनमें 10 और ऐड करके बेचते हैं, और जो 10 पूरे किए होते हैं उनको इस तरह से महिमा मंडित करते हैं कि वो लगता है कि 100 बोले थे, 1000 पूरे कर दिए उन्होंने। सही बात यही चीज बोले क्यों? वो मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि सुखबीर बादल स्पेशली 10 दिन के लिए उस वक्त वहां गए थे, नरेंद्र मोदी के पास गए थे। उसके बाद ये हुआ था पंजाब में कि अकालियों की सरकार रिपीट हो गई थी, पहली बार अकालियों की सरकार लगातार 2 बार रही थी। तो ये चीज उन्होंने यहाँ पर भी जो है, वो जब राष्ट्र की राजनीति में आए वहां भी यही किया उन्होंने, सपनों के सौदागर की अपनी इमेज को बस थोड़ा उसका कैनवस बड़ा कर दिया उन्होंने। और वो जो जिस एज ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ 18 से 35, वो वही जनरेशन है जो सपनों के सौदागर को, जो सपने खरीदती है और बहुत धड़ल्ले से खरीदती है। अब आप जब बात करते हैं रियलिटी की, तो रियलिटी की बात सुनने वाले फिर वही कम लोग हैं। उसमें से भी आधे बोलेंगे आपको कि नहीं कांग्रेस सही है, आधे बोलेंगे समाजवादी पार्टी सही है, आधे बोलेंगे ये सही है। तो इस चीज का फायदा उठा के सिर्फ 37% वोट पे आज जो है आप 303 की पावर लेकर बैठे हुए हैं। दरअसल इस गण में जो गण गुम गया है, जो आपने टॉपिक की बात की, वो गण गुमा नहीं है, गण एक्चुअल में कंफ्यूज्ड है। गण को कंफ्यूज है कि जाए तो जाए कहाँ। अगर वो आप, क्योंकि आलोक जी कह रहे थे कि वो सहमत नहीं है कि विपक्ष के पास कोई एक वो नहीं है, मसीहा नहीं है, वो बात सही है। वो विपक्ष के पास एक चेहरा नहीं है, इसलिए गण कंफ्यूज है कि देखिए ये मोदी है, आगे 10 रास्ते हैं, मैं जाऊं तो किस रास्ते जाऊं। या तो मेरे को लगता है राहुल गांधी ने जो ये यात्रा शुरू की है, अगर इसको 2019 के तुरंत बाद भी शुरू करते तो भी शायद अभी तक काफी स्थितियां साफ हो जाती। या फिर जो कांग्रेस का एक माइंडसेट है ना सर, 2014 में जब हारे थे तो ये माइंडसेट था कि कहां जाएगी जनता, थक हार के जैसे हमेशा कांग्रेस के पास वापस आती है, फिर वापस आएगी। जब नहीं हुआ, जब 19 में भी झटका लगा, अब 24 में भी उनको लग रहा है कि नहीं होने वाला, तब जाके कुछ लोग जागे हैं, तब ये सब किया है इन्होंने। अगर ये थोड़ा पहले किया होता तो शायद और क्लैरिटी मिल जाती। तो इसलिए मुझे लगता है गण डरा भी है, डरा भी कह सकते हो आप, क्योंकि जिस देश में आपको अगर सच बोलते हैं तो आपको पाकिस्तान के वीजा मिलते हैं, मुझे तो दिन में 2 वीजा मिल ही जाते हैं, 2 या 3 बार वीजा मिल जाता पाकिस्तान का, लेकिन एक गेरुए रंग पे फिल्म को बाइकआउट करने की बात कर दी जाती क्योंकि ड्रेस का रंग गेरुआ है। तो देश की हालत ये तो है, डराती है, डरे से ज्यादा कंफ्यूज है, मेरा फिलहाल मुझे ऐसा लगता है।